पंजाब के किसान, पिछले आंदोलन में बात कर रहा हूँ, दिल्ली आने से पहले लंबे समय तक वो करीब 40 दिन तक ट्रेन रोके हुए थे। कितनी चर्चा हुई थी उसकी? कोई चर्चा हुई थी? नहीं हुई थी। देश के तमाम कोनों में आंदोलन होते हैं और बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, क्या चर्चा होती है? मराठा आंदोलन, वो जांगड़े साहब अनशन पर हैं, कितनी चर्चा हो रही है। जब वो बंबई के लिए चलते हैं तब चर्चा होती है। तो दिल्ली चलो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी आंदोलन के लिए कि दिल्ली हम पहुंचेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी, मीडिया में चर्चा होगी और सरकार तक बात पहुंचेगी, इसलिए दिल्ली चलो महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी आंदोलन के लिए, चाहे वो आदिवासी हों चाहे मजदूर हों। अभी ओपीएस को लेकर रैली फिर होने वाली है, अभी दिल्ली में हुई तभी, और अब तो ये होने लगा दिल्ली में कितनी बड़ी रैली हो जाए उसकी भी चर्चा कई बार नहीं होती है। तो अब अगर चर्चा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे लोग? दूसरी बात मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं कि दिल्ली कोई किसान पहली बार आए हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और महेंद्र सिंह टिकैत आकर के लाव लश्कर समेत बोट क्लब पे बैठ गए थे जी। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर एक बड़ी रैली कांग्रेस ने प्लान कर रखी थी और वो आके 3-4 दिन पहले ही बैठ गए थे। अब समस्या थी कि क्या करें, खाली कराएं, कैसे कराएं। ना उनको दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया, ना उन पर लाठियाँ चली, ना उन पर आंसू गैस चले, ना सड़कें खोदी गई। और वो भी 1-1.5 लाख लोग थे कम से कम, पूरा बोट क्लब दोनों तरफ भरा हुआ था और ज़्यादा ही होंगे। और उसके बाद उस तत्कालीन सरकार ने अपने कार्यक्रम का स्थल बदल के लाल किला मैदान कर दिया। किसानों से बातचीत हुई, बलराम जाखड़, नटवर सिंह जो उस वक्त नेता, राजेश पायलट, ये लोग लगातार टच में रहे और बाद में शांतिपूर्वक तरीके से किसान वापस चले गए। कितनी मांग मानी गई, कितनी नहीं मानी, अलग बात है, लेकिन एक मैनेजमेंट हुआ। मेरठ में मैं था, जिसकी चर्चा रामपाल जी कर रहे थे, करमुखेड़ी में गोली चली थी शामली में। उसके बाद टिकैत ने मेरठ धरने का ऐलान किया था। कलेक्टर थे विजय शर्मा, जो मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। विजय शर्मा ने खुद, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, उनको लखनऊ से वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री से निर्देश थे कि इस आंदोलन को आप अपने तरीके से इसको हैंडल करिए, बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, किसानों पर न गोली चलेगी न लाठी चलेगी। ये निर्देश थे सख्त। बाकी आप कैसे करना, कहाँ रोकना, कहाँ हाथ तक आने देना है आप, और उन्होंने आने दिया। और वो सीढ़िया मैदान में आकर के बैठ गए और उसके बाद करीब 27-28 दिन, 1 महीने तक बैठे रहे और बाद में वापस गए। तो अगर सरकार सही ढंग से, भाई आप आके बुराड़ी के मैदान में रोक देते उनको, आप यहाँ चलिए, दिल्ली रामलीला मैदान में आने में दिक्कत होती, ट्रैफिक, बुराड़ी का तो बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ तो तमाम सारे सत्संग होते रहते हैं, निरंकारी और समागम, आप रोक देते उनको, वहीं व्यवस्था कर देते हो, किसान नेताओं से बात कर लेते। एक तो ये बात पर आंदोलन। दूसरा, किसान राजनीति और किसान आंदोलन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। इस देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे, जिनको भारत रत्न मिला है, लेकिन चौधरी साहब ने एक भी आंदोलन किसानों के लिए नहीं किया, कभी धरने में नहीं बैठे। वो कहते थे किसान तो जमींदार है, जमीन का मालिक है, वो आंदोलन थोड़ी करेगा, उसको तो राज चाहिए, अपना उसका राज होना चाहिए। और इसीलिए महेंद्र सिंह टिकैत जब यूनियन बनाई जा रही थी, बड़े विरोधी थे शुरू में यूनियन के। किसानों की यूनियन थोड़ी होती है, मजदूरों को होती है। तो किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र से लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत और अभी ये जो नेता हैं तक एक अलग धारा है। और किसान राजनीति के जो नेता हैं, देवीलाल, चरण सिंह, कुमार आमार, नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, दौलत राम सारण, बहुत सारे किसान नेता हैं अपने, वो किसान आंदोलन वाले। तो वो एक अलग राजनीति, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है। तो पहले तो इसके फ़र्क को समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये, कभी भी पूरे देश के किसान एक साथ कभी नहीं आते हैं। जब शरद जोशी आंदोलन करते थे तो उनमें सिर्फ विदर्भ के किसान शामिल होते थे। जब किसान आंदोलन 80 के दशक का था तो पंजाब में भूपेंद्र सिंह मान, अजमेर सिंह लाखोवाल के लोग बैठते थे। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में कभी यूपी से बाहर के किसान नहीं आए, और यूपी में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, लेकिन माना उसको जाता था पूरे देश के किसान आंदोलन। नरसिम्हा स्वामी जब बैठते थे तो कर्नाटक के किसान, विपिन भाई देसाई तो गुजरात के किसान। तो ये किसान आंदोलन का चरित्र कभी एक बार सिर्फ देश में, मैं चौधरी चरण सिंह की रैली की बात नहीं कर रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह की किसान रैली सबसे बड़ी रैली हुई थी और एक इंदिरा गांधी ने रैली की थी, लेकिन एक किसान रैली हुई थी 2 अक्टूबर 1989 को, जो पहली बार देश के किसान संगठन दिल्ली बोट क्लब पर आए थे, लेकिन उसमें लाठी चली किसानों के बीच में। शरद जोशी और टिकैत का झगड़ा हुआ मंच में, शरद जोशी को मंच से उठा के फिर नीचे गिरा दिया गया और वो अस्पताल में भर्ती हुआ। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य था, वो सब मैंने अपने कवर किए हैं। अब बात आई कि किसानों की, जैसे कहा जाता है कि भाई वो रेंज रोवर पे चल रहे हैं। अरे आजकल तो काम वालियाँ भी मोटरसाइकिल से आती हैं, समाज बहुत आगे बढ़ गया है। जो मेड आती है ना, उनके पति उनको मोटरसाइकिल से छोड़ के जाते हैं। तो अब अगर रेंज रोवर से पंजाब के किसान या चल रहे हैं, सारे रेंज रोवर से नहीं आते हैं।
कुछ रेंज रोवर से भी आते हैं, कुछ ट्रैक्टर से भी आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से भी आते हैं, हर तरह के। आप जाके वहाँ देखिए तो सही। हो सकता है उस आंदोलन की अगुवाई कुछ बड़े किसान कर रहे हो, लेकिन उसमें जो बैठे हुए उसमें 2 एकड़ 3 एकड़ वाले भी हैं जी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप जाके वहाँ करिए। और हमेशा किसानों का कोई भी आंदोलन उसको कुलक आंदोलन कह के आइसोलेट कर दो। अच्छा, एमएसपी अगर कानूनी गारंटी होगी तो उसका फायदा खाली पंजाबी किसानों को थोड़ी मिलेगा। ये तर्क दिया था 90% देश में एमएसपी नहीं मिलती, तो क्यों ना मिले उनको एमएसपी भाई? अगर ये बात मांगी जाएगी तो अभी तो पंजाब हरियाणा किसानों को मिलती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों को मिलती है, फिर तो बिहार और उड़ीसा किसानों को भी मिलेगी। तो फायदा तो सबका होगा ना, कि खाली पंजाब के किसान अपने लिए मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी, वो तो किसानों के लिए एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं। अब एक तर्क दोता है साहब 18 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा सरकार। एमएसपी गारंटी का मतलब ये नहीं सरकार सारी खरीद करे, सरकार तो उतनी खरीद करेगी जितनी करती है, और सरकार तो एमएसपी पे ही खरीद करती है जी। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए वो एमएसपी पे खरीदें, जो कि एमएसपी से कम दाम पे खरीद के बेचते हैं और सरकार को ही बेचते हैं। वो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो खरीद के किसानों से कम दाम पे और सरकार को एमएसपी बेचते हैं, तो उस पर रोक लगेगी। उनकी बात है, बड़े आटा मिल वाले, फ्लोर मिल वाले, हमको भी 1 किलो और गेहूँ खरीदना होगा तो एमएसपी पे खरीदेंगे। तो ये एमएसपी गारंटी की मांग, और सरकार ने एक कमेटी बनाई, जो भी समीर जी ने कहा, उस कमेटी की 37 बैठकें होंगे, क्या हुआ कहाँ से आज तक कुछ पता नहीं। सरकार ये दूसरी बात ये है कि जब से किसान आंदोलन इस देश में शुरू हुए हैं उनके मांग पत्र आप उठा के देख लीजिए, आज देख लीजिए वही मांगे हैं कमोबेश जी। तो क्या मतलब किसी भी सरकार ने उनके पर ध्यान ही नहीं दिया या उनको गंभीरता से नहीं लिया? वोट के समय तो सब किसान प्रेमी हो जाते हैं। देखिए, ये पाबंद लगाने से काम नहीं चलेगा कि आपने उनको किसान सम्मान निधि दे दी, नहीं चाहिए किसान सम्मान निधि, आप दीजिए एमएसपी। एमआरपी होती है फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स पे, तो किसान के प्रोडक्ट पे एमएसपी क्यों नहीं होगी भाई? आखिर लोग खेती क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों खेती लाभकारी बन रही है? हर आदमी कह रहा भैया नौकरी लगवा दो हमारे बेटे की, वो बाहर आके चपरासी की नौकरी कर लेगा, खेती नहीं कर, क्योंकि खेती में कुछ लाभ नहीं है। तो इतनी स्वामीनाथन कमेटी बनी, बहुत सारी कमेटियां बनी, तमाम सारे कृषि विशेषज्ञ हैं। आखिर हम गर्व से कहते हैं कृषि प्रधान देश है भारत, भारत किसानों का देश है, खेती का देश है। चौधरी चरण सिंह कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेती किसानी से, गांव खलिहान से होकर जाता है। तो फिर जाता है गांव किसान से होकर, तो गांव किसान की तरफ चलो भी तो सही। आज भी कोविड काल में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में थी तो अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3% की ग्रोथ दी थी। तो ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो है बुनियाद और जड़ कहाँ पर है। फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मोदी सरकार या मनमोहन सरकार की बात नहीं, ये सतत सरकारों का रवैया है कि उनके प्रो कॉर्पोरेट जो है पॉलिसी, और जो सरकारों में कॉर्पोरेट लॉबी बैठी हुई है वो नहीं चाहते हैं कि खेती पर कोई ज़्यादा ध्यान हो, और ये सच्चाई है। इसीलिए जब किसान आंदोलन होता है तो सबसे पहला काम होता है कि उसको आइसोलेट कर दो। हर जो है उसमें आइसोलेट कर दीजिए, ये तो कुलक हैं, ये बड़े किसान हैं, ये ज़मींदार हैं, ये अमीर हैं, ये ट्रैक्टर पे चलते हैं, ये उस पर। अरे भाई ट्रैक्टर पे चलते हैं, आज़ादी के आंदोलन में वकील थे सबसे ज़्यादा, उसके बाद पत्रकार थे, उसके बाद सब सेठ लोग थे। गरीब आदमी तो बाद में आया ना आंदोलन में, वो तो तब भी खेत में काम कर रहा था। तो कह तो खारिज कर दो उसको कि वकीलों का आंदोलन है, ये तो देश का आंदोलन है ही नहीं। जेपी आंदोलन में राजनीतिक दल थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। कौन सा आम आदमी उसमें जेल गया था? पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर जाते थे जेल, तो खारिज कर दो। तो ये नहीं होता है कि आंदोलन में पूरा देश एकदम थोड़ी सड़क पर आ जाता है। फिर ये चलाना कि साहब बाकी वर्ग मजदूरों में, अभी एनपीएस को लेकर कर्मचारी नहीं क्या गोलबंद हो रहे हैं क्या? ओपीएस को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के लोगों में संतोष नहीं, तो हर वर्ग में है। ठीक है, सरकार भी तरीके से एड्रेस कर रही है। राजनीतिक फायदा हर विपक्ष में रहता दल उठाता है। जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हो रहे थे और सड़कें रोकी जा रही थी और यात्राएं निकल रही थी, तब डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, गोलियां चलती थी और दंगे होते थे, क्या नहीं हुआ था? तब वो तो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद का आंदोलन था। ये आंदोलन जो है, किसानों का आंदोलन जो है, वो देश विरोधी हो गया। फिर जो पिछड़ा आंदोलन था उसको भी शुरू में खालिस्तानी, आतंकवादी, देश विरोधी, कम्युनिस्ट, माओवादी सब कहा गया था। बाद में उसी आंदोलन को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी और इसलिए वापस ले रहे हैं। तो आखिर ठीक है, ये आंदोलन किसानों का जो हो रहा है इसमें अभी सारे संगठन वो नहीं हैं, लेकिन उन संगठनों ने भी कहा है कि अगर जुल्म हुआ तो हम इनके साथ खड़े होंगे। तो अब सवाल ये है कि आप बातचीत जब कर रहे हो, भी किसी ने शायद प्रेम जी ने कहा था कि जब बातचीत हो रही है तो रात में आंसू गैस की गोली क्यों छोड़ रहे हो भाई?
और दूसरी बात, जैसे अवधेश जी ने एक प्रश्न उठाया, बड़ा जायज़ प्रश्न उठाया कि तैयारियां किसने की हैं, कौन है इसके पीछे। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उसके पास सीक्रेट एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, वो पता लगाए और अगर ऐसे तत्व शामिल हैं तो उनको आइसोलेट करे, उनको वहाँ से उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और बाकी जो जेन्युइन किसान आंदोलन के लोग हैं उनकी बात सुने, उनसे बात करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।